डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो आज का टॉपिक है वो है अपना टेंस। और जैसा कि आप जानते हैं, बिना टेंस के ग्रामर में कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। तो एक टाइप से जो टेंस है वो बेसिक है ग्रामर का। अब मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा विद एग्जाम्पल्स, और एक तरह से इस वीडियो में आपको पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। जितने भी टेंस के अंतर्गत डाउट्स होते हैं, जितने रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स एक ही वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। यानी जो 12 टेंसेस हैं वो पूरे टेंसेस का इधर मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। अब जो टेंस है, काल माने समय, टाइम। जो टेंस है वो 3 टाइप से होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है, प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूतकाल और फ्यूचर माने भविष्य यानी आगे का। अब जब वर्तमान का अर्थ होता है होना, कोई चीज वर्तमान में ही मौजूद होना। तो यानी अगर कोई हिंदी का सेंटेंस होगा और उसके लास्ट में हा शब्द आएगा, क्या आएगा? है, हूं, हे, तो जान जाइए वो वर्तमान में है। और था, थी, थे आ जाए तो जानिए वो पास्ट में है। और गा, गी, गे आ जाए तो जानिए वो फ्यूचर में है। तो ये तो सिंपली मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की क्या पहचान होती है। यानी प्रेजेंट टेंस होगा कोई भी, अब वो अलग बात है कि प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो बात की बात है। लेकिन जो बेसिकली आपको देखना है कि प्रेजेंट होगा तो लास्ट में हा शब्द होगा, पास्ट होगा तो था होगा, और फ्यूचर होगा तो गा होगा। तो एक टाइप से मैं ये कह सकता हूं कि टेंस 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात करते हैं इन तीनों टाइप के टेंस के 4 सब टाइप होते हैं, या ये कहें कि हर एक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि पहला जो पार्ट, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से टेंस 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के 4 टाइप, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके बेसिक की, कि जब हम टेंस को बनाएंगे या कोई भी टेंस हमें दिया होगा तो जो पहली चीज होती है जो हमें ध्यान देना होती है वो क्या होती है। तो किसी भी टेंस को बनाने से पहले उसकी हमें पहचान पता हो कि आखिर जो सेंटेंस हमारे सामने है वो किस टेंस का है। तो इसके लिए आवश्यक है आपको उस टेंस की पहचान पता हो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो अब जैसे कि आप स्क्रीन में अभी देख रहे हैं, यहां मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक ट्री है, और इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट की क्या पहचान है और क्या हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों का मैं पहचान हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा। फिर कॉन्टिन्यूअस की, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कंफर्म कर लें, याद कर लें। अब समझिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पहले इस चार्ट में आपको सारे इंडेफिनिट की पहचान और हेल्पिंग वर्ब बताई जाएगी। अगले चार्ट में आपको कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से बताई जाएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का अर्थ होता है कि कोई कार्य जो है वो अनिश्चितता की स्थिति। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो यानी पहचान इसके नाम के अनुसार ही होगी। कोई भी टेंस होता है तो उसकी जो पहचान होती है वो पहचान उसके
उसके नाम में ही डिपेंड होती है, निर्भर करती है उसी पर। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी पहचान क्या होगी? इसके सेंटेंस में आपको पढ़ने पर यह लगेगा कि जैसे कोई कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, माने कार्य के होने की स्थिति ज्ञात नहीं होती कि अभी कार्य हुआ या नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं होता, इसलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो ता है, ती है, ताहू, ते है, ये लास्ट में आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूं, अभी ये तो क्लियर नहीं हुआ कि चला गया, अभी अनिश्चितता की स्थिति बरकरार है, तो इसलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। अब यदि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पहचान होगी ता, था, ती थे, ते थे, ये लास्ट में मिलेगा, या मिलेगा आपको या, ई, ए। जैसे मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया, इस टाइप से। अब फ्यूचर होगा तो मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें आपको लास्ट में गा, गी, गे में से कोई मिलेगा, मैं स्कूल जाऊंगा, इस तरीके से। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होगी डू और डज। डू और डज। पास्ट में डिड का यूज होगा, फ्यूचर में विल और सेल का यूज होगा। अब बात करते हैं इन हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कहां करते हैं, किन सब्जेक्ट्स के साथ। तो समझ लें गौर से, आपको पहचान हेल्पिंग वर्ब कंफर्म हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब जो डू है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज होता है, तो डू का यूज हम कहां करते हैं? आई के साथ और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, यानी प्लूरल नाउन के साथ, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का यूज करते हैं। और डज का यूज करते हैं हम ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, यानी एक वचन कर्ता के साथ, जहां सब्जेक्ट जो है वो कर्ता जो है वो हमारा सिंगुलर हो। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। तो इसका हम यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन दोनों के लिए हम डिड का यूज ही करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल। तो ध्यान रखिए, आई, वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, और बाकी सभी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आई, वी को छोड़कर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां आई, वी के साथ सेल का यूज ना होकर विल का यूज होता है, और जहां विल का यूज होता है वहां हम सेल का यूज करने लगते हैं। वो सिचुएशंस कौन सी हैं, वो कौन सी शर्त हैं जिन पर हम ऐसा करते हैं? तो ध्यान दीजिए जरा, जब कोई वादा कर रहे हो या कोई प्रतिज्ञा कर रहे हो या किसी को धमकी दे रहे हो या लास्ट में अवश्य लिखा हो, जैसे मैं कल अवश्य स्कूल जाऊंगा, अवश्य, अवश्य आ गया, तो अब आई के साथ जो सेल लगाते हैं, सेल लगाकर विल लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी है ना, तो आई के साथ सेल नहीं लगेगा, इधर विल लगेगा। वह तुम्हें मार देगा, ये भी धमकी है। तो इस टाइप से जब धमकी हो, वादा हो, प्रतिज्ञा हो या अवश्य हो, तो समझिए हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जहां विल लगता है वहां सेल लगाएंगे, जहां सेल लगता है वहां विल लगाएंगे। आई थिंक इतना आप लोग समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और पहचान। अब बात करते हैं आगे कॉन्टिन्यूअस। अब यानी तीनों कॉन्टिन्यूअस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, जारी रहना। यानी अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे वर्तमान में कोई कार्य अभी चल रहा है, जारी है। तो उसके लिए क्या क्या पहचान हो सकती है? सोचिए जरा, मैं स्कूल जा रहा हूं, वह स्कूल जा रहा है, लगातार जारी है ना, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ बल्कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो यहां पहचान क्या होगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। और यही चीज पास्ट होगी तो था लग जाएगा, रहा था, रही थे, रहे थे। फ्यूचर होगी तो गा लग जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगेगी एज, एम और आर, यानी तीन हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान दीजिए जरा, एज का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, ही, सी, इट, इनके लिए हम एज का यूज करते हैं। एम का यूज करते हैं आई के लिए, जब आई सब्जेक्ट हो तो एम लगाएंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आर का यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए, यू, वी, दे के लिए। ध्यान रहे, यू, वी, दे के लिए आर होगा, एम होगा आई के लिए, एज होगा सिंगुलर के लिए, ही, सी, इट के लिए। अब बात करते हैं पास्ट। पास्ट में रहा था, रही थी, ये पहचान होगी हेल्पिंग वर्ब बाज और वर। अब वॉज का यूज कहां होगा? देखिए, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट और सिंगुलर के साथ, यानी सिंगुलर नाउन
आई ही सी इट, इसके साथ वॉच का यूज होगा और वर का यूज हम करेंगे यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ। ध्यान रहे यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ इनके साथ करेंगे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बी और विल बी। पहचान होती रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है, किसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब? तो आई वी के साथ, जैसे कि पहले बताया था सेल लगता था, वैसे ही आई वी के साथ सेल वी लगेगा और बाकी सभी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल उनके साथ विल वी लगेगा। लेकिन इंटरचेंज कहां हो जाता, ये पलट कब जाती हैं हेल्पिंग वर्ब? आई वी के साथ विल कब लगेगा? जब धमकी हो, वादा हो, वचन हो, अवश्य हो, निश्चितता का बोध हो, तब हम क्या करते हैं, ये इंटरचेंज कर देते। तो समझ गए, आई बी के साथ सेल बी, बाकी सबके साथ विल बी। लेकिन जब धमकी, वादा, वचन, प्रतिज्ञा इनमें से कुछ हो तो इंटरचेंज कर देते हैं। आई थिंक इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे, परफेक्ट। अब तीनों परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब तीनों की पहले तो पहचान। अब पहचान कैसे निकालेंगे कि पहचान क्या होगी? तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी पहचान ऐसे होगी कि जैसे कार्य पूरा हो चुका, कार्य पूरा हो चुका। समझिए, चुका, चुका शब्द आएगा, यानी प्रेजेंट होगा तो चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या है, ई है, ए है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वह अपना काम कर चुका है, मैं अपना काम कर चुका हूं, चुका है, चुकी, या मैंने अपना काम कर लिया है या उसने अपना काम कर लिया है। तो ये जब चुका है हा शब्द आए तो समझिए प्रेजेंट है, और चुका चुकी आ जाए तो समझिए परफेक्ट है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इनमें से कोई। और पास्ट यही चीज हो जाएगी तो कुछ नहीं, लास्ट में था लगा दो, चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ई थे, ए थे, इस तरीके से ये चीज हो जाएगी। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में गा लग जाएगा, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे। इतना समझ गए आप। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा हैज और हैव। हैज का यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए, यानी ही, सी, इट के लिए। सिंगुलर नाउन के लिए हैज का यूज, और हैव का यूज करेंगे प्लूरल नाउन के लिए, यानी यू, वी, दे और आई के लिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दो नहीं है, हैड अकेला है। तो जब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो टेंशन की बात नहीं होती, सभी के साथ वही लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। अब बात करते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में सेल हैव और विल हैव। तो जो सेल से रिलेटेड होता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे सेल हैव है तो आप तो जानते ही हैं, आई बी के साथ सेल लगाते हैं, वैसे ही आई बी के साथ सेल हैव लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल हैव। लेकिन पलटेंगे कहां? धमकी, वादा, वचन, प्रतिज्ञा या अवश्य लगा हो। ध्यान दीजिए। अब तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आई बी के साथ सेल बी और आई बी के साथ सेल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव का यूज करेंगे। अब आगे बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। इन चार्ट्स के, जो मैंने ये चार्ट बनाया, ये ट्री फॉर्म में बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपको याद करने में मदद मिलेगी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जरा फिर से गौर से समझिए। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अब यहां तीन टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, तो अभी अभी मैं आपको पिछले बता चुका हूं कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी काम पूरा हो चुका, यानी पहचान ऐसी होगी जैसे काम पूरा हो चुका। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी काम जारी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि काम पूरा भी हो चुका हो, जारी भी हो? ऐसा तभी हो सकता है जब समय दिया हो। यानी आप फिर से फोकस कीजिए मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूं? परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी काम पूरा हो चुका, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी काम चल रहा। तो दोनों पहचान साथ में कैसे हो सकती है? जब समय दिया हो। तो यहां क्या होगा? समय के साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो समय भी दिया होगा और साथ में अंत में लिखा होगा रहा है, रही है, रहा हूं, रहे है, इस तरीके से। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो समय के साथ रहा था, रही थे, रहे थे, रहा होगा, रहा था, रही थे, रहे थे, इस तरीके से। और फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी, रही होगी और रहे होंगे, इस तरीके से। यानी आपको टाइम इसमें दिया होगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लगेगा आपका हैज बीन और हैव बीन। तो ध्यान रहे, हैज बीन का यूज
जैसे कि हैज का यूज सिंगुलर नाउन के लिए करते थे, वैसे ही हैज बीन का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के लिए, यानी ही सी इट के लिए हैज बीन का यूज होगा और हैव बीन का प्रयोग यू वी दे आई के लिए। समझ गए होंगे आप इतना। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हैड बीन है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो टेंशन की बात नहीं है। सभी के साथ, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे ही लगाएंगे, यानी हैड बीन का यूज ही करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान होगी, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से मिलेगा आपको। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो शैल हैव बीन और विल हैव बीन, यानी हैव इसमें जो होता है वो बीन लग जाता है, यानी जो परफेक्ट की अपन ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, पास्ट की हैड, फ्यूचर की विल हैव और शैल हैव, तो इसमें बीन भर लगा दो, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आई बी के साथ सेल लगता है, वैसे ही सेल हैव बीन लगा देंगे और बाकी सबके साथ विल हैव बीन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट कोई भी हो। और पलटते कहाँ है, जहां धमकी, वादा, वचन, प्रतिज्ञा, अवश्य, ये चीजें हो तो वहां पलट जाती है हेल्पिंग वर्ब, यानी फिर आई बी के साथ सेल हैव बीन नहीं लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे, बाकी सबके साथ सेल हैव बीन। अब बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको इन चार्ट्स में ये बताया कि सभी टेंस की, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी की मैंने हेल्पिंग वर्ब और आपको पहचान बताई। अब बात करते हैं आगे रूल्स की। तो मैं यहां आपको 3-4 रूल बता रहा हूं, इनको रट लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्योंकि पूरे टेंस में मैं इन्हीं रूल्स का यूज करने वाला हूं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। गौर से समझिए, कोई भी टेंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हर टेंस में 4 टाइप से सेंटेंस आते हैं। यानी या तो पहला जो टाइप होगा वो आपका सिंपल सेंटेंस होगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव या एफर्मेटिव भी बोलते हैं। फिर दूसरा जो टाइप होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव की पहचान क्या होती है, उसमें नहीं आपको हिंदी वाले सेंटेंस में लिखा मिलेगा कहीं ना कहीं, तो वो नेगेटिव होता है, जहां नहीं मिलता है। अच्छा, अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होता है वो 2 टाइप से होता है। एक टाइप जो होता है वो आपका यस नो टाइप जिसको बोलते हैं, यानी वो जिसमें क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले मिलेगा आपको, वो होता है यस नो टाइप, ये वाक्य पहले मिलेगा। और एक दूसरा होता है WH टाइप, जिसको क्वेश्चन वर्ड टाइप भी बोलते हैं, यानी क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कितने, ये वाक्य के बीच में मिलेगा। यानी इस तरीके से ये 4 टाइप में आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो जरा गौर से समझे, यदि कोई भी टेंस हो और उसमें सिंपल सेंटेंस दिया है, यानी अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, वो दिया है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए रूल क्या है, तो समझिए जरा गौर से। उसके लिए रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोई भी टेंस होगा, यदि उसका सिंपल है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यानी कर्ता, फिर लिखना पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखना पड़ेगी मेन वर्ब। अब यहां एक भ्रम है, अभी आप कहेंगे सर ये चारों आपके रूल हैं, ये तो सभी में फॉलो नहीं होते, क्योंकि कहीं कहीं मेन वर्ब के साथ ING लग जाती है, कहीं थर्ड फॉर्म लगती है, कहीं कुछ होता है। तो मैं आपको केवल अभी रूल्स डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कहां कौन सी चीज लगती है, कहां थर्ड फॉर्म, कहां ING फॉर्म लगती है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप इसको समझ लें। अब ध्यान दें, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है अक्सर, वो कैसे बदलती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम कर्म बोलते हैं, फिर अदर, यानी जो भी बचा वो लास्ट में दे देते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में नहीं शब्द आएगा कहीं ना कहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, जो ऊपर रूल दिया ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, बस मेन वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, जैसे कि इसमें लगा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव की मूल पहचान क्या होगी, समझिए गौर से। इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप ये होता है कि जिसमें क्या शब्द से जो शुरू होता है, जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं, ये हो गया यस नो टाइप। क्योंकि यस नो टाइप क्यों है, क्योंकि मैंने पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो, इस तरीके से मैंने पूछा, तो उसका आंसर आएगा हाँ या ना, यस या नो, इसलिए इसको यस नो टाइप बोलते हैं। तो और दूसरा जो टाइप होता है वो WH टाइप, यानी जब क्वेश्चन बीच में रखा हो, क्वेश्चन वर्ड, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, तो कब जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और बीच में है, तो ये WH टाइप कहलाएगा। तो पहले टाइप पर बात कर लेते हैं, यस नो टाइप पर, जिसमें क्या शब्द पहले आता है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमें देना होती है, फिर देना होता है सब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिएगा हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी।
फिर यहां मैंने नॉट का यूज किया है। ये नॉट क्यों यूज किया इसको जरा समझ लें। एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन कब नॉट यूज होगा, जब इंटेरोगेटिव के साथ नहीं भी लगा हो, निगेटिव भी हो साथ में, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद हमेशा इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होता है, चाहे वो यस नो टाइप हो या डब्ल्यूएच टाइप, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा, बिना उसके गलत माना जाएगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूएच टाइप। मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द जिसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं वो सेंटेंस के बीच में रखा है, लिखा है। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, तो ये जो कब है वो बीच में है, तो इसलिए सबसे पहले उसकी हम स्पेलिंग लिखेंगे, यानी पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। यदि नॉट की आवश्यकता हुई, यानी इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है तो नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना आप समझ गए होंगे। तो इन चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए, उनको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको पहचान बता दी, हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस की बता दी, फिर इसके बाद मैंने रूल्स बता दिया, अफर्मेटिव का रूल बता दिया, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स की, कि कहां किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, तो इसको भी याद करना है। तो जैसे कि इसमें ये दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चार्ट का। तो देखिए सबसे पहले अब मैं आपको ये समझा के बताता हूं, ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको समझिए। जैसे इंडेफिनिट है, तो 3 टाइप का इंडेफिनिट अभी बोला मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वैसे तो तीनों इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, लेकिन कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, कोई और रूप लगता है उसका, या सेकेंड फॉर्म लगती है। तो कहां क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कोई भी टेंस हो, हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इस टाइप से। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना रहे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, गौर से समझिएगा इसको, कि जब सेंटेंस सिंगुलर हो, यानी सेंटेंस नहीं सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कर्ता एक वचन हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ, जहां वर्ब रखी जाती है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद, उस वर्ब के साथ ऐसे ही एस लगा देते हैं। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक टाइप से मैं ये कह सकता हूं कि आप ऐसे याद रख लें कि जितने भी इंडेफिनिट है सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में फर्स्ट फॉर्म यूज ना होके ऐसे ही एस लगेगा, और जैसे पास्ट इंडेफिनिट में एक विशेष परिस्थिति में सेकेंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। तो उसको समझ लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि सिंपल सेंटेंस हो और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो मेन वर्ब के साथ ऐसे ही एस लगा देंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ऐसे ही एस केवल तभी लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ध्यान दीजिएगा, वो भी अफर्मेटिव में। नेगेटिव में ऐसे ही एस नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। समझ गए। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में एक्चुअली होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट को समझ लीजिए, पूरे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस एक जगह सेकेंड फॉर्म लगती है। वो कहां लगती है उसको समझ ले, वो लगती है आपकी अफर्मेटिव में। जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस जब होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता, ध्यान दीजिएगा। और एक जगह और सेकेंड फॉर्म का यूज होता है जब भी कभी नहीं वाला सेंटेंस हो, नेवर वाला, कभी नहीं, इस तरीके से हो। तो आपको बाकी ये सब अभी सुनते जाइए, इसको समझते जाइए, बाकी आपको एग्जाम्पल में क्लियर होगा सब कुछ। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के जितने भी टाइप हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जरा एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए और समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो ऐसे ही एस लगाएंगे, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सब जगह फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर में सभी जगह फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन सभी में हम वर्ब की कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार,
तो जब कोई चीज हमें लगातार कंटिन्यू फॉर्म में दिखानी होती है तो उसके लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए और रट लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, जैसे गोइंग, इस टाइप से। अब परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जब कोई काम पूरा हो चुका होता है तो उसको शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो जितने भी परफेक्ट है सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें क्या लगाएंगे, तो जरा जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कोई भी हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी हुआ, तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया जब परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो आईएनजी फॉर्म लगती है। ये तो दोनों है, परफेक्ट भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आईएनजी अकेली क्यों लगेगी, इसमें थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगेगी? तो जरा इसकी हेल्पिंग वर्ब को रिकॉल करें आप फिर से। तो जब आप उसको याद करेंगे तो जितने भी परफेक्ट है सब में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है ना, तो सब में बीन लगा होता है। ये जो बीन है ना वो बी की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म कहलाती है बीन। यानी ये परफेक्ट है तो इसके लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लग गई, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई और आईएनजी लगाएंगे, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं, सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा पहले इंडेफिनिट के एग्जाम्पल की। तो चलिए मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। पहला एग्जाम्पल जो है, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो आप पहले बेसिक समझ लें, हमें करना क्या है, हमें दो चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज जो फोकस करनी है हमें पहचान पर, गौर से समझिएगा। दूसरी चीज फोकस करनी है हेल्पिंग वर्ब पर, और फिर तीसरी चीज फोकस करनी है मेन वर्ब पर। गौर से समझिएगा, मेन वर्ब पर। तो पहचान लास्ट में पता चलती है, तो ताहू शब्द आ गया, यानी पहले लास्ट में जाके ये तय कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है, उसकी किसकी पहचान है। तो ताहू ताहे, ताहे ती है, ताहू ते है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ताथा ती थे या ए आ जाए तो पास्ट परफेक्ट हो गया, गागी गे आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब को याद कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है। ही, सी, इट सिंगुलर के साथ डज लगेगा और यू, वी, दे, आई के साथ डू लगेगा ना। चलिए, तो अब दूसरी बात मेन वर्ब। तो मेन वर्ब, तीसरी बात जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या लगेगी, तो जितने भी इंडेफिनिट होते हैं सबके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, तो लेकिन इसमें भी लगेगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब सिंपल सेंटेंस होता है तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यदि कर्ता सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम मेन वर्ब के साथ ऐसे ही यस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता है तो प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बाकी नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अब जैसे अब फिर इतना पहचान तय हो गई, हेल्पिंग वर्ब तय हो गई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी ये पता चल गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस है कौन सा, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, कौन सा है। तो देखिए सेंटेंस से पता चला, मैं अपना पाठ याद करता हूं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा, तो ये तो तय हो गया कि या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं है। यदि नहीं लिखा होता तो नेगेटिव हो जाता। यानी सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है लास्ट में फुल स्टॉप, और उसमें फिर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, यानी नहीं मिलेगा, और ना ही क्या, कब, क्यों, कैसे, ये नहीं मिलता है। तो ये तो पता चल गया कि सिंपल है। अब बात करते हैं, बनाते हैं इसको। चलिए, तो मैं अपना पाठ याद करता हूं। फिर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अक्सर सब्जेक्ट नहीं पता कर पाता है कि कर्ता क्या है। कर्ता वो जो काम करे, तो कर्ता अगर निकालना है तो हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा, कौन काम करता है, कौन याद करता है। तो कौन पूछ लो आप, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूं, कौन याद करता, मैं, तो ये सब्जेक्ट निकल आया। चलिए, क्या करता हूं मैं, काम याद करना, ये हो गई आपकी वर्ब। और ये तो काम पूछ लिया हमने, काम पूछेंगे तो वर्ब निकल आएगी। अब मैं क्या पूछूं, क्या, किस, कौन सी चीज याद करूं, माने हम जिस पर काम होता है वो पूछा जाता है। तो क्या करता हूं मैं याद, अपना पाठ, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब फिर इसके अलावा जो बच जाता है वो
आपका अदर हो जाता है। तो चलिए अफर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। कर्ता यदि सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, यदि प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो समझिए जरा, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो आई सब्जेक्ट, अब चूंकि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ध्यान दीजिएगा जरा। वैसे अपन को बेसिकली मैंने अभी रूल में बताया था कि कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर, इस टाइप से मैंने बताया था, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सीधा मेन वर्ब लगाते हैं। और मेन वर्ब के साथ क्या करते हैं, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ एस और नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जरा समझे, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो आई के साथ सीधा मेन वर्ब, लर्न, माई लेसन, अपना पाठ, समझ गए। अब यही होता, वह अपना पाठ याद करता है तो ही हो जाता, ही लर्न्स हो जाता। अब ही सिंगुलर इसलिए लर्न्स, ऐसे ही एस लग जाता, ही लर्न्स। अब अपना ही का फिर अपना हिज हो जाता, हिज लेसन। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला एग्जांपल, वह स्कूल जाता है तो वह ही, अब ही सिंगुलर इसलिए ऐसे ही एस लग जाए, ही गोज टू स्कूल, समझ गए होंगे। अब अगला ये सेंटेंस है, मान लीजिए इसी में कर दें वह स्कूल नहीं जाता, इस तरीके से तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव के लिए क्या करते हैं, डू डज लगता है। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाती है, यानी अफर्मेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, निगेटिव से लगाएंगे। तो ही डज नॉट, अब ही सिंगुलर है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यस नहीं लगेगा जब डज नॉट लग जाएगा, गो टू स्कूल, इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अब ध्यान दीजिए जरा, जब भी कभी नहीं वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, कभी नहीं, जब भी कभी नहीं आ जाए तो ध्यान दीजिए इसमें हम क्या करते हैं, कभी नहीं वाले सेंटेंस को एफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। यानी एफर्मेटिव में देखेंगे कर्ता कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है तो ऐसे यस लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट फिर नेवर, इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट फिर नेवर फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट अदर, इस तरीके से। तो ही नेवर टेल्स, अब चूंकि ही सिंगुलर इसलिए टेल्स लगा, अगर ही की जगह आई होता तो टेल हो जाता, नेवर टेल्स लाई, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या हुआ, किताब पढ़ता है। अब यहाँ क्या शब्द पहले आ गए, यस नो टाइप है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो जान जाइए इंटेरोगेटिव है, तो यस नो टाइप है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम काय से लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है वह, तो ही सिंगुलर है तो ही के लिए डज लगाएंगे, डज ही रीड अ बुक, इस तरीके से हो जाएगा। क्या वह किताब पढ़ता है तो डज फिर सब्जेक्ट फिर रीड अ बुक, इस तरीके से। अब वह यहां क्यों आती है, क्यों, अब ये क्यों वर्ड आ गया तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब और फिर अदर। वह यहां क्यों आती है तो बाई डज सी कम हियर, यानी वाई WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर हियर अदर, जो भी बचा वो लास्ट में रख दिया, अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि यही हो सेंटेंस, वह यहां क्यों नहीं आती है, नहीं शब्द होता, निगेटिव भी होता है यानी साथ में, तो ये जो नॉट है, नॉट लगाने का जो प्रचलन है वो अमूमन हम नॉट कब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाते, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते। अगर इसमें नॉट लगाते तो हम कैसे लगाते, वाई डज सी नॉट कम हियर, इस तरीके से हो जाता। अब जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, क्या वह किताब पढ़ता है तो डज ही रीड अ बुक, और यही सेंटेंस होता है क्या वह किताब नहीं पढ़ता है तो डज ही नॉट रीड अ बुक, इस तरीके से। यानी जो नॉट होगा वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, आप इतना समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस देखें, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, कौन सी पुस्तक, यानी यहां जो क्वेश्चन वर्ड है वो कौन सी के साथ जो पुस्तक आया है वो पूरा है, तो कौन सी पुस्तक पूरा रख लेंगे हम लोग, विच बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर कर्ता, तो डू हो जाएगा यू के लिए, डू यू वॉन्ट, विच बुक डू यू वॉन्ट। यही सेंटेंस होता तुम कौन सी पुस्तक नहीं चाहते हो, तो नेगेटिव तो यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता। अब अगला सेंटेंस देखें, दूध कौन पसंद करता है। ध्यान दे जरा, कौन, जब भी कौन शब्द आ जाए तो ध्यान दीजिए हम सेंटेंस को अफर्मेटिव या नेगेटिव की तरह बनाते। कैसे, गौर से समझिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यदि हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना हो तो हम कौन से प्रश्न करते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां साक्षात कौन भगवान ही सब्जेक्ट है, कहने का मतलब दूध कौन पसंद करता है, कौन, तो कौन ही निकल के आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है। यानी ये जो सेंटेंस होता है कौन वाला, ये अफर्मेटिव की तरह बन जाता है। जैसे हु
और हु के साथ लाइक्स, ऐसे एस लगा दें, हु लाइक्स मिल्क। अब यही सेंटेंस होता दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो हु डज नॉट, फिर डज नॉट हो जाता, हु डज नॉट लाइक। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे क्यों नहीं बना, यानी हु के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ हु जो है वही सब्जेक्ट है। तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, तो ये लाइक्स की जगह फिर लाइक हो जाएगा, नेगेटिव हो गया तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, इस तरीके से ये हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की एग्जाम्पल की। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बता दिया था ताथा, तीथे, तेथे या ए, ये पहचान होगी आपकी, और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। तो डिड का सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। अब बात करते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका जो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें डिड का यूज नहीं करते, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब। तो समझिए, हमने अपना पाठ याद किया, हमने, तो वी, अब सीधा सेकंड फॉर्म, वी लर्नड आवर लेसन, वी लर्नड आवर लेसन, फुल स्टॉप। और यही हो जाता हमने अपना पाठ याद नहीं किया, नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव से हम डिड लगाना शुरू कर देते हैं, यानी नेगेटिव में डिड लगाते हैं और इंटेरोगेटिव में डिड लगाते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में डिड नहीं लगाते। क्या लगाते, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वी लर्नड आवर लेसन, और हमने अपना पाठ याद नहीं किया, ये होता। तो वी डिड नॉट लर्न, डिड नॉट लर्न। और जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। आगे, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो ही डिड, अब डिड नॉट, अब नहीं शब्द आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी, इस तरीके से हो जाएगा। मैं कभी देर से नहीं आया, अब यहां कभी और नहीं, जब कभी नहीं वाला सेंटेंस आ जाए यानी नेवर, तो इसमें नेवर का यूज होगा। और जब नेवर का यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते। क्या करते, सब्जेक्ट के बाद नेवर और फिर सीधा सेकंड फॉर्म, यानी अफर्मेटिव की तरह इसको भी बना देंगे, आई नेवर केम लेट, इस तरीके से हो जाएगा। क्या तुम स्कूल गए, तो इसमें क्या आया है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लेना होगी ना, तो पहले डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट यू, गो टू स्कूल। और क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो डिड यू नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से ये हो जाएगा। यानी जो इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव के साथ यदि नेगेटिव हो जाए, साथ में नॉट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखो, तुम्हारे घर कल कौन आया। अब इसके पहले जरा इसी एग्जाम्पल में एक और चीज समझ लें, क्या तुम स्कूल गए, ये चीज, तो डिड यू गो टू स्कूल। और क्या तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से। और यही सेंटेंस होता तुम स्कूल कब गए, लीजिए इंटेरोगेटिव होता, तो क्या करते हम, कब की स्पेलिंग पहले लिखते वेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वेन के बाद डिड, फिर यू, गो टू स्कूल। और तुम स्कूल कब नहीं गए, तो वेन डिड यू नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से। अब अगला सेंटेंस है, तुम्हारे घर कल कौन आया, कौन, तो यहां जब भी मैंने बोला ना कौन आ जाए, तो कौन वाला सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव की तरह बनता है, यानी नहीं उसमें दिया हो तो नेगेटिव की तरह बना देंगे, और यदि नहीं दिया है तो अफर्मेटिव की तरह, यानी हु के साथ सीधा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुम्हारे घर कल कौन आया, तो हु, फिर सेकंड फॉर्म केम टू योर हाउस, तुम्हारे घर, यस्टरडे, कल। अब अगला सेंटेंस, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने के साथ लड़के, कितने लड़के, यहां जो क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा जरा, कितने लड़के ये क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसे, जरा क्वेश्चन में आप पूछ के देखिए, कौन कक्षा में नहीं आए, कितने लड़के, तो कौन प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आए वही पूरा सब्जेक्ट होता है। तो कितने लड़के, तो ये हाउ मैनी प्रयोग होता है संख्या के लिए, तो हाउ मैनी बॉयज, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि इसमें हाउ मैनी बॉयज क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट है, तो जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो जाए तो सीधा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब लगा देंगे, यानी फिर कोई अदर सब्जेक्ट नहीं होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखें। तो इस तरीके से हो जाएगा, हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास, इस तरीके से। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होगी, गा, गी, गे लास्ट में मिलेगा, विल और सेल हेल्पिंग वर्ब होगी, आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन पलट देते कहां हेल्पिंग वर्ब को, जब धमकी हो, वादा हो, वचन हो या अवश्य लगा हो सेंटेंस में, तब। तो और अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें बहुत सिंपल इसको बनाना। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई के साथ सेल लगाएंगे, आई सेल राइट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी अ लेटर। और मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, ऐसे होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता, आई सेल नॉट राइट अ लेटर, इस तरीके से हो जाता ये फुल स्टॉप। लड़के दिन में नहीं सोएंगे, अब ये नेगेटिव है, नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, विल के बाद नॉट लग जाएगा। तो द बॉयज, अब बॉयज के साथ विल लगेगा, विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। क्या वे आम खाएंगे? अब क्या शब्द आ गया है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे ना। तो वे का मतलब होता है दे, तो दे के लिए विल लगाएंगे, विल दे ईट मैंगोस, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखें, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। ध्यान दीजिए, कितनी पुस्तकें, तो जो कितनी पुस्तकें हैं वही क्वेश्चन वर्ड है। तो कितनी संख्या है तो हाउ मैनी हो जाएगा, यही मात्रा होती, कितना दूध तो हाउ मच हो जाता। ध्यान दीजिएगा, तो हाउ मैनी बुक्स, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब कौन खरीदेगा, वह, तो फिर ही बाय। वह कितनी पुस्तकें नहीं खरीदेगा, अगर ये होता तो ही के बाद नॉट लग जाता, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट। आगे देखिए, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, कौन, जब भी कौन आ जाए तो वही सब्जेक्ट होता है। हु विल, और फिर सीधा हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, हु विल बीट योर सन, तुम्हारे पुत्र को। अच्छा, यहां यदि होता नॉट, तुम्हारे पुत्र को कौन नहीं पीटेगा, तो हु विल नॉट बीट योर सन, इस तरीके से। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल की, तो जरा गौर से समझ लीजिए एक बार। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार, यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे सबकी पहचान ऐसे होगी जैसे कोई काम लगातार जारी है। तो यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पहचान होगी रहा है, रही है, रहा हो रहे हैं। पास्ट होगा तो रहा था, रही थे, रहे थे। फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से। और इसमें चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। ध्यान रखिएगा, जितने कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगती है आपकी एज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, वर्ब के साथ आईएनजी। इतना समझ में आ गया, बस। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, मोहन एक पत्र लिख रहा है शब्द आया, तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक वचन है, सिंपल सेंटेंस है, तो देखिए क्योंकि फुल स्टॉप लगा लास्ट में और नहीं इसमें है नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे हम, इसको क्या मानेंगे, सिंपल, यानी एफर्मेटिव। तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर हो जाएगा, मोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यही सेंटेंस होता मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, इस तरीके से होता तो मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता। यही सेंटेंस यही होता कि मोहन एक पत्र लिख रहा था होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती, यानी इज की जगह फिर क्या लगता अपना, वाज, और बाकी सब वही। और यही सेंटेंस होता मोहन एक पत्र लिख रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें क्या करते हैं, मोहन के लिए हम क्या लगाएंगे, विल बी, तो मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर। अब यही सेंटेंस होता मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, नहीं होता, फ्यूचर के साथ निगेटिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ निगेटिव। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको समझिए जरा। तो हमें नॉट लगाना है, तो क्या करना है, मोहन विल, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है ना, तो जब हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड रूप में हो, यानी वी लिखा है, तो जो नॉट लगाएंगे विल नॉट बी, इस तरीके से हो जाएगा, यानी विल नॉट बी राइटिंग तरीके से। अगला सेंटेंस देखिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं शब्द आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी गर्ल्स, अब चूंकि गर्ल्स ज्यादा है तो इसलिए आर लग जाए, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अब यही होता लड़के स्कूल नहीं जा रही हैं, तो गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव नॉट लग जाता। यही होता लड़कियां स्कूल जा रही थी होता, तो द गर्ल्स अब पास्ट में हो जाता, तो गर्ल्स के लिए वर लग जाता, वर नॉट गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी। अब यही सेंटेंस होता लड़कियां स्कूल जा रही होंगी, तो क्या हो जाता, द गर्ल्स, फ्यूचर हो जाता, गर्ल्स विल बी गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हो जाता। यही सेंटेंस होता लड़कियां स्कूल नहीं जा रही होंगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे विल के बाद, विल नॉट बी, द गर्ल्स विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल।
अगला एग्जाम्पल देखें, राम मैदान में नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। राम इज नॉट, राम सिंगुलर इसलिए इज लगेगा, राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। अब यही सेंटेंस होता राम मैदान में नहीं खेल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो राम के साथ वॉज लग जाता, राम वॉज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरीके से। और यही चीज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होती, तब क्या करते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे होता राम मैदान में नहीं खेल रहा होगा तो राम विल, अब नॉट, विल के बाद नॉट, प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरीके से हो जाता ये। अब देखें अगला एग्जाम्पल, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। ध्यान दीजिए क्या शब्द आया पहले, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, तो निकल रहा है ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो सन, अब कौन निकल रहा है, सूर्य, तो सन के लिए हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे, तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई। और यही सेंटेंस अगर इस तरीके से होता, क्या सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है, नहीं शब्द होता, तो क्या करते, इज द सन नॉट राइजिंग इन द स्काई, यानी जो नॉट शब्द है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाता। यही सेंटेंस होता, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा था शब्द होता, तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सन के लिए हम सिंगुलर है तो वाज लगा देते आगे, वाज द सन राइजिंग इन द स्काई। और यही होता, क्या सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा था, तो नॉट यहां लग जाता, वाज द सन नॉट राइजिंग इन द स्काई, इस तरीके से इन लास्ट में। और यही सेंटेंस होता, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी और शैल बी होता है, तो यहाँ सन के लिए क्या लगेगा, विल बी। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, जरा गौर से समझिए, हेल्पिंग वर्ब में हमारी विल बी या शैल बी, तो विल बी को लगाना है, तो सन के लिए विल बी लगेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अकेला विल लिखेंगे, फिर लिखेंगे द सन, और फिर लिखेंगे बी, विल द सन बी राइजिंग इन द स्काई, इस तरीके से समझ होंगे। यही होगा, क्या सूर्य निकल रहा होगा, नहीं शब्द होता, तो हमें नॉट फिट करना है, तो नॉट कहां करते, जरा फिर से समझिए, विल द सन नॉट बी, यानी बी के पहले नॉट, सब्जेक्ट बी के पहले नॉट। जब एक बात फिर से, जब विल बी हेल्पिंग वर्ब है और इंटेरोगेटिव है तो करेंगे क्या, पहले विल या सेल, कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब लगनी हो वो लगा देंगे, विल या सेल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, अगर नॉट लगाना है तो बी के पहले नॉट, ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़ा देंगे सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है, बच्चा कितना दूध पी रहा है, कितना दूध ही इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, तो कितना मात्रा है तो हाउ मच मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब देना होगी, और बच्चा चूंकि सब्जेक्ट है, इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। और यही सेंटेंस होता, हाउ मच, बच्चा कितना दूध नहीं पी रहा, नहीं होता, तो हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड, और द चाइल्ड के बाद नॉट लग जाता है, नॉट ड्रिंकिंग, समझ गए। अब आगे देखिए, मान लो यही सेंटेंस होता, बच्चा कितना दूध पी रहा था शब्द होता, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, तो इसके लिए हम क्या करते, तो वॉज लग जाता, इज की जगह फिर वॉज की यूज करते। और यही होता, बच्चा कितना दूध नहीं पी रहा था, नहीं होता, तो कोई बात नहीं, चाइल्ड के बाद नॉट लगा देते, यानी इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। और यही सेंटेंस होता, बच्चा कितना दूध पी रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या करते, हाउ मच मिल्क विल, अब चाइल्ड के लिए विल भी लगाएंगे, विल द चाइल्ड, फिर लगेगा, यानी जो विल अकेला लगा के सब्जेक्ट फिर बी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ड्रिंकिंग। और यही सेंटेंस होगा, बच्चा कितना पी रहा होगा, ये होता, तो हम क्या करते हैं, नॉट जो है वो बी के पहले लग जाते हैं, यानी हाउ मच चाइल्ड नॉट बी ड्रिंकिंग। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, जब भी कौन आ जाए तो वही सब्जेक्ट का काम करता है ना, तो ये इंटेरोगेटिव भी है और इसमें सब्जेक्ट जो है वो कौन ही है, तो हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। अब तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा था होता, तो हु वाज बीटिंग योर सर्वेंट। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा होगा, ये होता, तो हु विल बी बीटिंग योर सर्वेंट, इस तरीके से। तुम्हारे नौकर को कौन नहीं पीट रहा होगा, इस तरीके से होता, तो हु विल नॉट बी
यानी नॉट जो है वो यहां बीच में आ जाता। अब यहां हम बात करेंगे तीनों प्रकार के परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है परफेक्ट, परफेक्ट माने पूर्ण, तो जो पहचान होगी वो ऐसे होगी कि जैसे कोई कार्य पूरा हो चुका। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, या है, ई है, ए है। और पास्ट होगा तो चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ई थे, ए थे। फ्यूचर होगा तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होगी। इस तरीके से यानी प्रेजेंट परफेक्ट में अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज का होता है सिंगुलर के लिए, हैव का यूज होता है प्लूरल के लिए। यानी यू, वी, दे, आई के लिए हैव लगाएंगे और ही, सी, इट के लिए हैज लगाएंगे। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के लिए वही लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और सेल हैव, तो आई बी के साथ सेल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव। लेकिन पलटते कहां है हेल्पिंग वर्ब? जब धमकी, वादा, वचन, प्रतिज्ञा, अवश्य ये चीज हो तो हम पलट देते हैं। यानी आई बी के साथ फिर सेल लगाकर, सेल हैव लगाकर विल हैव लगाएंगे। तो अब चलिए इसके एग्जाम्पल से बात करते हैं। अब चूंकि परफेक्ट है तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी, यानी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, सभी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। राम स्कूल जा चुका है, चुका है यानी परफेक्ट हो गया, यानी काम पूरा हो गया। तो राम सिंगुलर है तो हैज लगे, राम हैज गॉन टू स्कूल। और यही होता राम स्कूल नहीं जा चुका है, नेगेटिव होता तो राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तुमने उसकी स्लेट तोड़ दी है, तुमने तोड़ दी है। अच्छा, तुम बहुवचन है, सिंगल प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुमने किसने तोड़ दी? कौन तोड़ चुका? तुम। यानी कौन पूछो तो सब्जेक्ट निकल आता तुम, तो यू। फिर इसके बाद है ब्रोकन की थर्ड, अगर इस तरीके से होता तो यू हैव नॉट, नॉट आगे लग जाता। अब आगे बात करते हैं, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। क्या वर्ड आया इसमें? तो क्या शब्द जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब देना होती है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है उसने माने ही, और ही के लिए लगाते हैं अपन हैज, तो हैज फिर ही, हैज ही। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो हैज ही सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, हिज काउ। अब यही होता, क्या उसने अपनी गाय नहीं बेच दी है या नहीं बेच चुका है। अच्छा, तो नॉट लगाना होता, तो हैज ही नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है इंटरवेटिव में, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, उन्होंने इसे कैसे किया है। तो कैसे, कैसे, कैसे जो वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हाउ। अब उन्होंने माने दे, तो दे के लिए हैव लगाएंगे, हाउ हैव दे डन दिस, उन्होंने इसे कैसे किया। उन्होंने इसे कैसे नहीं किया, ये चीज होती तो नेगेटिव दे के बाद नॉट लग जाता। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थे, ये थे, ये पहचान हो जाएगी, और हेड हेल्पिंग वर्ब है और सभी के लिए थर्ड फॉर्म लगनी। चलिए शुरू करते हैं। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। जरा गौर से ध्यान दें, एक चीज समझे इसको गौर से, सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। वर्षा होने से पहले एक सेंटेंस है वर्षा होना, ठीक, और हमारा घर पहुंचना। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी इस सेंटेंस को आप गौर से देखें तो इसमें दो काम है, फर्स्ट वर्षा का होना और दूसरा हमारा घर पहुंचना। ऐसा जिसमें दो कार्य हो तो हम क्या कर लेते हैं, जो कार्य, जिस कार्य की ओर पहले इशारा हो रहा हो, कि कौन सा कार्य पहले खत्म होने की बात हो रही, समझिए, उस सेंटेंस को हम बनाते हैं, उस कार्य वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बचा रहता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन समझ गए आप इतना, यानी इसमें वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। कौन पहुंच चुका था घर? हम, यानी ये काम पहले हो चुका, तो जो काम पहले परफेक्ट हो गया पूर्ण, वो परफेक्ट कहलाएगा। तो ये तो बनाएंगे हम परफेक्ट में, और हम ये बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिएगा, पास्ट जो काम पहले खत्म हुआ उसको परफेक्ट बनाएंगे, और जो बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, बस। अब लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? तो शुरुआत हमेशा पीछे से करेंगे, पीछे से, यानी इस वाले सेंटेंस से। तो जरा फिर से समझिए एक बार, जब भी दो कार्य हो तो हमें क्या करना है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर लेना है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, यानी जो दो कार्य है वो दो पार्ट हो गए। तो हमेशा शुरुआत हम करेंगे पीछे वाले कार्य से, जो लास्ट में सेंटेंस लिखा है उससे शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले ये तय कर लेंगे कि वो पहले हो चुका कि नहीं हुआ, यानी उसको वो कार्य पहले समाप्त होने की ओर इशारा है या नहीं। अगर है तो परफेक्ट में बना दो, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, फिर जो पहले होता है, माने
जो भी पहले इशारा हो रहा है जिसकी ओर होने का, वो परफेक्ट में बनाओ, तो जो बचा वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो पीछे से बनाएंगे, हम घर पहुंच चुके थे, तो बी हैड रीच्ड होम। अब बिफोर सब आ जाए तो दोनों की स्पेलिंग हम बिफोर लिखेंगे। बिफोर, वर्षा होने से पहले, इट रेन्ड, यानी तो सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। यही सेंटेंस होता, वर्षा होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके थे। अब हालांकि नहीं आ गया, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो फिर भी काम के पहले ही होने की बात हो रही, तो हमें इसमें करना क्या है, इसको जरा गौर से समझे। जो नॉट है वो हम आगे वाले क्लॉज में लगाएंगे, यानी बी हैड नॉट रीच्ड, इस तरीके से होगा सेंटेंस, और लास्ट तक ले जाएंगे। अब आगे बात, अगला सेंटेंस, अगला जो सेंटेंस है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। हालांकि इसमें एक ही काम हो रहा है, आई के लिए हम हेड लगाएंगे, आई हैड ऑलरेडी, जब पहले ही तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच पहले रख देते हैं, तो आई हैड ऑलरेडी, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़, इस तरीके से। अब आगे देखें अगला सेंटेंस, मैं यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था, तो आई हैड नॉट, अब नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, बिफोर माने पहले। अब ये होता, मैं पहले ही नहीं देख चुका था, पहले से ही नहीं देख चुका था, तो ये अगर ये होता तो हम क्या करते, आई हैड नॉट ऑलरेडी सीन दिस, तो नॉट के बाद ऑलरेडी आ जाता, इस तरीके से। अब अगला देखें जरा, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। जरा गौर से समझे, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि दो सेंटेंस हो गए, एक तो यानी अभी जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें क्या था, पहले शब्द आया था तो दो कार्य थे, इसमें भी दो कार्य है। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था, यानी एक राम का स्कूल जाना, एक कार्य तो हो गया ये, और दूसरा कार्य हुआ अपना पाठ याद, यानी ये राम ही है, दोनों में सब्जेक्ट, इसमें भी राम इसमें भी राम। तो यहाँ लेकिन यहाँ पहले या पूर्व शब्द ना आके पश्चात आया, हो सकता पश्चात की जगह बाद आ जाता, तो दोनों का मतलब एक ही होता। तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना है, इसको भी गौर से समझ लें। इसमें क्या करना है, शुरुआत तो हम पीछे वाले से करेंगे, यानी जो लास्ट वाली क्लॉज है इससे ही बनाना शुरू करेंगे, लेकिन ये तय कैसे करेंगे, कौन सा परफेक्ट में बनाएंगे, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो ये बहुत सरल है तय करना। समझिए, राम अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था, यानी कौन सा काम पहले होने की ओर बात हो रही, पाठ याद करने वाला काम, तो यानी ये जो काम पहले होने की बात हो रही ये परफेक्ट बनाएगी, यानी ये वाला परफेक्ट बनेगा, और राम का स्कूल जाना ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन अपन को शुरुआत करनी है पीछे वाले से, तो राम वेंट टू स्कूल, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, राम वेंट टू स्कूल। ही हैड, अब ही क्यों लगाया, यहां भी हम राम लगा सकते थे, लेकिन दोनों राम ही है तो इसके लिए हमने ही लगा दिया, क्योंकि इसमें करता पता नहीं चल रहा, अपना पाठ किसने किया, अपना पाठ याद राम ने ही तो किया, तो यहाँ राम के लिए ही यूज किया। ध्यान रखिए, आप चाहे तो राम यूज करते, कोई दिक्कत नहीं। राम हैड लर्न्ड हिज लेसन, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यही सेंटेंस होता, अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल नहीं गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो हमें जो नेगेटिव दिखाना होता है वो आगे वाली क्लॉज में दिखाना होता। माने राम के साथ राम वेंट टू स्कूल, यहाँ नेगेटिव दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, ये वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये हो जाता राम डिड नॉट। ध्यान दीजिएगा, राम डिड नॉट गो, और फिर फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर आगे लास्ट तक जैसा है वैसे ही। इस वाली क्लॉज में नॉट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा कि आप कर दें ही हैड नॉट, ऐसे नहीं होगा, आगे लगेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। इसमें भी दो काम है, एक है सूरज का निकलना और उनका चाय का पीना, लेकिन उनके चाय पीने की ओर पहले इशारा है, तो ये वाला परफेक्ट बनेगा, यानी ये परफेक्ट बनेगा और ये बनेगा इंडेफिनिट में, समझ जाइएगा। अच्छा, अब बात करेंगे अब चूंकि क्या शब्द आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देना होगी, तो हेल्पिंग वर्ब तो वही देंगे ना कि जो सेंटेंस हम आगे जिसकी क्लॉज बना रहे, तो वे चाय पी चुके थे, ये वाला हमें पहले बनाना होगा, तो इसके लिए हेड लगेगा, तो हेड को हम आगे ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हेड दे टेकन टी, सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन रोज, सेकेंड फॉर्म ले ली। अब यही होता, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय नहीं पी चुके थे, नेगेटिव होता, तो हैड दे नॉट टेकन, इस तरीके से हो जाता। और यही सेंटेंस होता यदि सूरज निकलने से पहले वे कब चाय पी चुके थे, कब होता, तो पहले क्वेश्चन वर्ड देना होता, तो हैड के पहले व्हेन लगा देती,
व्हेन हैड दे, इस तरीके से हो जाता। अगला सेंटेंस है सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो कितने बच्चे ये क्वेश्चन वर्ड है, ये लेंगे पहले। हालांकि सूरज का छिपना एक कार्य है और बच्चों का सोना दूसरा कार्य है, तो ये पीछे वाला सेंटेंस हमें पहले बनाना है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट, या बिफोर द सनसेट ऐसे भी लिख सकते हैं। सनसेट माने सूर्य अस्त होना होता है, लेकिन अगर आप पास्ट इंडेफिनिट विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं तो लिख दीजिए बिफोर द सन सेट। सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है। आगे देखें जरा, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। अब क्या शब्द बीच में आया तो उसके लिए व्हाट लिखना पड़ेगा। तो पीछे वाला सेंटेंस परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर पहले चला गया तो ये काम परफेक्ट में हो गया और ये वाला हो गया इंडेफिनिट में। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको परफेक्ट बनाएंगे, वाले बनाएंगे, लेकिन पीछे वाले से हम शुरू करते हैं। तो रोगी ने क्या खाया था, ये वाली क्लॉज पहले बनेगी, तो लिखेंगे व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर हैड कम, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे, सॉरी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये पहचान होगी आपकी। और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी विल हैव और सेल हैव होगी। तो हमें क्या करना, आई बी के साथ सेल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है, समझ लीजिए। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुके हैं। पहले, अब फिर पहले शब्द आ गया, तो इसमें करना क्या है, इसमें भी दो सेंटेंस है, तुम्हारा आना और उसका पाठ याद करना। तो इसमें देखें किसकी ओर पहले इशारा हो रहा काम करने का। तो वह तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, यानी उसके पाठ याद होने की ओर पहली बात हो रही। तो हमें करना क्या है, पीछे वाले सेंटेंस को परफेक्ट बनाना है। तो इसको अगर परफेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर। और जो बचा रहेगा वो काय बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पास्ट वाले में तो अपन क्या करते थे, जब पास्ट परफेक्ट होता था तो ऐसी सिचुएशन होती थी तो जो सेंटेंस बचा रहता था उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो ये बन जाएगा यू कम, इस तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो यू कम फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। आगे देखें, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। हम अपना खाना खा चुके होंगे, ये वाला परफेक्ट बनेगा और इसी से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर 7, या बिफोर 7 o'clock। आगे देखें, वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा। वर्षा होना एक कार्य है, उसका जाना दूसरा कार्य है। तो पीछे वाले कार्य को हम पहले बनाएंगे और परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा, क्योंकि इस वाले कार्य को पहले करने का इशारा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको जब परफेक्ट बनाएंगे तो वेयर विल ही। अब चूंकि विल हैव जो होता है वो लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो विल हैव है पहले विल, फिर ही, फिर हैव को बाद में। यदि हमें यही नेगेटिव में नॉट लगाना होता तो हम क्या करते, वेयर विल ही नॉट हैव। ध्यान दीजिएगा, पहले नॉट फिर हैव, इस तरीके से कर देंगे और आगे ले जाके गॉन बिफोर इट रेन्स, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। यानी वर्षा होना, तो वर्षा के लिए इट लगाएंगे, मौसम के लिए इट रेन्स, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए जरा। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। यानी अब ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें काम पूरा भी हो चुका और लगातार भी हो रहा, चल भी रहा है। तो ये तीनों टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसकी पहचान आप समझ लीजिए। चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो समय जरूर दिया होगा, तो समय के साथ लास्ट में आपको यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो मिलेगा रहा है, रही है, रहा हूं, रहे। और पास्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो रहा था, रही थे, रहे थे। फ्यूचर होगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये मिलेगा। और हेल्पिंग वर्ब आप जानते ही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए लगेगा हैज बीन और हैव बीन, पास्ट के लिए हैड बीन और फ्यूचर के लिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन। पीछे अपन ने अभी ये डिस्कस किया था। अच्छा, तो अगर हैज बीन हैव बीन के यूज की बात की जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन यूज होता है। तो हैज बीन का यूज होगा सिंगुलर के लिए, ही, सी, इट सिंगुलर के लिए, और हैव बीन का यूज होगा सबके लिए, यानी बाकी जो भी बचा सिंगुलर के बाद प्लूरल, यू, वी, दे, इन सब के लिए, आई के लिए। यानी यू, वी, दे, आई के लिए हैव बीन
और ही सी एट के लिए हैज बीन। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सभी के लिए वही यूज होगी, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर या प्लूरल। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगी वो क्या आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी। तो चूंकि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो जो परफेक्ट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। चूंकि थर्ड फॉर्म न लगाकर इधर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी जीरेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब थर्ड फॉर्म क्यों यूज नहीं करेंगे, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड है। देखें जरा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब में जो ये बीन लगा है यही थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, समझ जाइए। तो बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी हमें समझ लीजिए टोटल बात ये है कि आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब समय की बात करते हैं, इसमें जो समय आएगा वो किस टाइप से होगा, तो समय दो टाइप से होगा, एक होगा आपका निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या है जरा समझ लीजिए, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, रात, ठीक। और फिर इसके बाद दिनों के नाम, महीनों के नाम, सुबह दोपहर शाम, बजे जो बजते हैं ना 6 बजे 7 बजे, ये सब, कोई डेट, ये सब निश्चित समय है। और जैसे आपका जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापा से, जवानी से, ये सब निश्चित है, जैसे सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉयहुड, इस तरीके से दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से। और मई, अप्रैल, ये सब जो महीने हैं ये सब निश्चित कहलाते हैं। अब अनिश्चित क्या है आपका, समझिए, जो भी समय गिनती में आए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल, ये सब अनिश्चित है, समझ गए। तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जो समय होना है, जो समय है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, टाइम का सबसे लास्ट में, यानी अदर के बाद इसको रखेंगे। बाकी आप अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। समझिए, जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। जो 2 घंटे दिया है ये समय है, 2 घंटे जो दिया है वो समय है, तो इस समय को सबसे लास्ट में देंगे, यानी समय के साथ हमें क्या मिलेगी, पहचान। रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी समय और रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतना तो पता चल गया। अब चूंकि सेंटेंस जो है वो साधारण सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ही बनेगा। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज बीन का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखें, श्याम हैज बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, जो बीन शब्द है ये वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी चूंकि परफेक्ट है, ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो थर्ड फॉर्म बीन है इसलिए थर्ड फॉर्म हो गई, यानी बीन के साथ वर्ब की आईएनजी लग गई तो परफेक्ट भी हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। तो यानी टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अच्छा, तो श्याम हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अब चूंकि 2 आवर्स ये अनिश्चित समय है, गिनती है 2 घंटे, तो इसके लिए फॉर, यानी जो समय है सबसे लास्ट रखेंगे, इस टाइप से लास्ट में। अब यही सेंटेंस होता, श्याम इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, नहीं होता तो निगेटिव लगाना होता, तो श्याम हैज नॉट। अब जो नॉट लगेगा वो हैज नॉट, इस तरीके से बीन के पहले, यानी हैज नॉट बीन, ऐसे नॉट लगाएंगे। अब अगला देखें जरा, मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूं। अब हूं यानी 5 बजे तो आ गया समय, तो बजे मैंने बताया था आपको वो निश्चित होता है, तो इसके लिए तो सिंस 5 o'clock समय हो गया, ये सिंस 5 o'clock, ये जो समय है वो तो लास्ट में लगेगा। अब रहा हूं शब्द आ गया तो समझ जाइए, अगर रहा था आता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, और रहा होगा होता तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता। तो अब देखिए, मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूं, तो आई हैव बीन लगेगा आई के साथ, वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स सिंस
5 o'clock in the morning, सुबह 5 बजे से। अच्छा ठीक, अब यही होता मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा था शब्द आ जाता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। तो जहां हमने हैव बीन लगाया उधर हम हैड बीन लगा देते, सिंपल। अच्छा, और यही होता मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा होऊंगा, इस तरीके से, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब लग जाती अपनी आई के साथ शैल हैव बीन। क्या लग जाता? शैल हैव बीन। और यही होता मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े नहीं धो रहा होऊंगा, नेगेटिव भी होता साथ में। तो नॉट कहां लगाते शैल हैव बीन के साथ? तो समझिए, पहले शैल, फिर नॉट और फिर हैव बीन, यानी आई शैल नॉट हैव बीन वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब बात करते हैं आगे। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो 2 दिन अनिश्चित समय है, समय तो जाएगा लास्ट में। नहीं पढ़ रही है, निगेटिव भी है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हैज बीन लगेगा सी के लिए। सी हैज नॉट, चूंकि नॉट भी लगाना है तो हैज फिर बीन। ध्यान दीजिएगा, जो नॉट लगेगा बीन के पहले, हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। अच्छा, यही होता वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी होता तो सी हैड नॉट बीन, इस तरीके से हो जाता। ये होता वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी तो सी, अब सी के लिए विल हैव लगेगा ना, तो सी विल नॉट हैव बीन फॉर 2 days, इस तरीके। अगला एग्जाम्पल, इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं? 1 वर्ष, ये तो हो गया अनिश्चित समय, फॉर लगेगा इसके लिए। रह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कितने लड़के, जो कितने लड़के आए ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसको पहले लिखा जाएगा हाउ मेनी बॉयज। कौन रह रहा है? कितने लड़के। तो कौन प्रश्न करने पर कितने लड़के ही सब्जेक्ट के रूप में आ रहे, तो यहाँ हाउ मेनी बॉयज क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है। तो इसके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ कर्ता की कोई बात नहीं है सब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी बॉयज ही यहाँ सब्जेक्ट है। तो जब दोनों एक ही चीज हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीधा लाते हैं। तो क्या करेंगे? हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। अच्छा, अब यही होता नेगेटिव, हाउ मेनी बॉयज नॉट हैव बीन, नॉट इधर लग जाता। अच्छा, यही होता इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे थे होता तो हाउ मेनी बॉयज हैड बीन लिविंग, और नॉट होता तो हैड नॉट बीन। और इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे होंगे होता तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन हो जाता। बस सीधी सी बात है, विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। और यही नॉट लगाना होता तो विल नॉट हैव बीन। ध्यान रखिए इस तरीके से। कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है? शाम से इंतजार कर रहा है, शाम से, सुबह दोपहर शाम, ये सब निश्चित है ना। तो सिंस इवनिंग लिखेंगे तो ये तो लास्ट में चला जाएगा। रहा है शब्द आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करना पड़ेगा? अब कौन, जब भी हम सब्जेक्ट निकालते हैं तो कौन पूछते हैं ना, तो इसमें तो साक्षात कौन ही सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे? ये अफर्मेटिव की तरह बन जाएगा, यानी हु हैज बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब, बाद में आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा वेटिंग फॉर, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? सिंस इवनिंग, शाम से। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यही सेंटेंस होता कौन तुम्हारा शाम से इंतजार नहीं कर रहा है, तो हु हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। और यही होता कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा था शब्द होता तो क्या करते? हु हैड बीन वेटिंग फॉर यू। और कौन नहीं कर रहा था तो हु हैड नॉट जो है बीच में लग जाता है, यानी इस तरीके से हु हैड नॉट बीन। अच्छा, यही होता कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा होगा तो हु विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। और कौन तुम्हारा शाम से इंतजार नहीं कर रहा होगा, ये होता तो हु विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। इस तरीके से ये हो जाता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। पूरे टेंस का जो 12 टेंसेस होते हैं मैंने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया है। यदि किसी स्टूडेंट को कम समझ में आया है तो वो वीडियो को दोबारा देखें, उसको पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें।
जितना कर सके अपने दोस्तों में बताएं, और यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिए। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।